हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आज सियासत का सुपर सैटरडे रहा। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खूब सियासी हलचल हुई। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मिशन मध्य प्रदेश के तहत 3 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में दिन रात जुटी हुई हैं। इन सब के बीच राजस्थान में सत्ता में बने रहने का सपना देख रही कांग्रेस को झटका लगा है। कहां क्या चुनावी पैंतरा है, कौन किस पर भारी दिख रहा है, जनता का मूड क्या है, किसमें कितना दम है, चुनावी राज्य की हर खबर और वहां के माहौल से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो सबसे ताजा सर्वे हमने किया है जनता के बीच जाकर, उसके नतीजे क्या हैं, क्या सवाल थे वो आपको बताएंगे। कौन 20 है, कौन 21 है, कौन 19 है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। सर्वे से हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं और सर्वे का पहला सवाल जो हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था, जिस पर मध्य प्रदेश की पब्लिक ने हमको अपना मूड बताया है, वो आपके लिए जान लेना जरूरी है। पहला सवाल था कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जिताऊ स्टार प्रचारक आप किसे मानते हैं। हमने ऑप्शंस रखे थे सामने। जो पहला ऑप्शन था नाम के तौर पर हमने रखा था कमलनाथ का नाम, जिनके नेतृत्व में देखा जाए तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। तो कमलनाथ को 48.43% लोगों ने कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक माना है। दूसरे नंबर पर आता है दिग्विजय सिंह का नाम। 3.9% लोगों ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोट किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पक्ष में 14.06% लोग और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में 5.46% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। जबकि एक बड़ा तबका ऐसा है 28% लोग इस पर अपनी राय देने से बचते हुए नजर आए। तो कांग्रेस में अगर स्टार प्रचारक की बात करें, कांग्रेस में फेस की बात करें मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए बनकर उभर रहे हैं। उन्हें स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश की जनता मान रही है। अगला सवाल जो रखा हमने मध्य प्रदेश के लोगों के सामने वो था कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि ये इलेक्शन जो हो रहा है इस बार बीजेपी में है ज्योतिरादित्य, लेकिन पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो वो कांग्रेस में थे, बीच में फिर वो बीजेपी में आ गए थे। वो सारी कहानी है, वो आपको पता है। तो क्या इस बार ज्योतिरादित्य के आने का फायदा एक पर्टिकुलर एरिया में हो पाएगा बीजेपी को? 44.87% लोग मानते हैं कि हां इसका फायदा होगा, जबकि 40.75% लोग कहते हैं कि नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जबकि 14% लोग ऐसे हैं, 14.38% लोग ऐसे हैं जो इस पर अपनी कोई राय नहीं देना चाहते। वो कह रहे हैं कि अभी हमको अंदाजा नहीं कि इसका कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो अब आप देखें तो 4% का अंतर है हाँ या ना में, यानी कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने का फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा 44% लोग मानते हैं। जबकि 40.75% लोग कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर और छिंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का गौरव गान ही रहा है, लेकिन कांग्रेस को देश में विकास नहीं दिखता है। उन्होंने कटाक्ष किया कि जिनका मूल इटली में है उन्हें विकास नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश 3 दिवाली मनाएगा। एक तो दिवाली हर साल वाली, दूसरी बीजेपी की जीत पर और तीसरी राम मंदिर को लेकर। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तिथि घोषित हो चुकी है राम मंदिर को लेकर। इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि वो इसे लगातार लटका रही थी और भटका रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े काम किए हैं और देश इस बात को जानता है, समझता है। अमित शाह ने देश की उपलब्धियों को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे। अमित शाह ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि विकास को लेकर दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है, लेकिन जिनका मूल इटली में है उन्हें विकास नहीं दिखता। भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी
उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई आप दोनों को समझ में नहीं आएगा, जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। पीएफआई जैसे दुर्दांत देशद्रोही संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाइयों और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी। जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह पहुंची। जाहिर है राज्य में चुनाव है, कांग्रेस को वोटों की दरकार है, सत्ता चाहिए, तो उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजनीति है तो एक दूसरे को घेरने का हक सभी राजनीतिक दलों को है, लेकिन प्रियंका गांधी जनगणना, रोजगार, पलायन और विकास से बोलते बोलते कुछ ऐसे मुद्दों पर भी बोल गई जिस पर खुलकर कांग्रेस ने पहले कभी भी कुछ खास बात कही नहीं है, जैसे कि नई संसद का निर्माण, जैसे कि द्वारका में यशोभूमि का निर्माण। पुरानी संसद भवन का जो संसद का भवन है वो पुराना हो चुका था। नई संसद देश के लिए गौरव की इमारत है। खैर, राजनीति है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के कार्यों को लगातार आलोचना के तौर पर ही देखते हैं और आलोचना उसकी पब्लिकली करते भी हैं। वही प्रियंका गांधी ने आज किया। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रियंका गांधी ने कहा कि रोजगार नहीं है और यही वजह है कि लोग यहां छोड़कर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन किस लिए हो रहा है? क्योंकि रोजगार आपको मिल रहे हैं। और रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रहे हैं। जीएसटी लाए, जीएसटी से और भी मुश्किलें बढ़ गई। तो जो छोटे उद्योग थे वो लगभग बंद होने की कगार पे आ गए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके हजारों करोड़ लोन माफ हो रहे हैं। उनके उद्योग बड़े होते चले जा रहे हैं, उनको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, तो वहां से भी रोजगार नहीं आने वाले। तीसरी जगह जहां से रोजगार आते थे, खेती। खेती किसानी से और ग्रामीण रोजगार से मनरेगा को इन्होंने कमजोर बनाया, किसानों की कमर तोड़ी। हर जगह हर तरफ से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद, कुछ भी हो, किसानों को कोई राहत नहीं मिली।
बल्कि इस तरह के कानून ला रहे थे जिससे आपके जो हक है वो और भी कम हुए। आप ही के संघर्ष में किसानों का जो बड़ा संघर्ष था उसकी भी कोई सुनवाई नहीं रही। तो रोजगार के जो माध्यम थे वो लगभग बंद हो गए। जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों में की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? तो यही आपकी मांग है कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दिलवा दीजिए। और जवाब क्या मिलता है? ऐसे नेता है, ऐसी सरकार है जिससे आपको जवाब मिलता है कि इसके लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी जी जैसे, उनके कर्ज माफ करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हजारों करोड़ रुपए आपने उनके माफ किए, देश की संपत्ति आपने उनको सौंप दी। आप खुद 8,000 करोड़ के एक हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अच्छा खासा संसद भवन था, उसके सुंदरीकरण में आप 20,000 करोड़ डालने के लिए तैयार हैं। हमें सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, हमें पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, हमें रोजगार नहीं दोगे, और चुनाव के 2 महीने पहले कह दोगे लो लाडली स्कीम ले लो, 1500 रुपए पकड़ो, वोट दो। क्या समझते कि महिलाएं सोचेंगी नहीं कि महिलाएं जागरूक नहीं है? मैं बताना चाहती हूँ इनको, सबसे जागरूक महिला होती है, सबसे जागरूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी तो सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसी के साथ आदिवासी बहुल बस्तर इलाके के तेंदुपत्ता संग्राहकों को राजीव गांधी प्रोत्साहन योजना के तहत हर साल 4,000 रुपए दिए जाने का वादा भी राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने मंच से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जब हम वादे कर रहे थे तब पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि ये वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमने सरकार बनते ही उस काम को सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर दिया। केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं, तेंदुपत्ता के लिए आपको 4,000 रुपए मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिल रहा है ना? हमारी सरकार आएगी तो 4,000 रुपए और का आपको बोनस मिलेगा सीधा खाते में, साल के। और जो आपके जंगल में जो उगता है जिसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, तकरीबन 70 अलग अलग तरीके की चीजें, उसमें आपको 10 रुपए एमएसपी में एक्स्ट्रा मिलेगा। पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कही थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी, समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं
उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। राजस्थान में चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सचिन पायलट के करीबी और जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत पार्टी के 3 सीनियर नेताओं ने पाला बदल लिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज ज्योति खंडेलवाल, चंद्रशेखर वैद और पूर्व विधायक नंदलाल पुलिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। चंद्रशेखर वैद के पिता 8 बार विधायक रहे हैं। ज्योति ने 2019 में जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 20 साल तक कांग्रेस में रही ज्योति खंडेलवाल इस बार हवा महल विधानसभा सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला। माना जा रहा है कि बीजेपी ज्योति को किशनपोल सीट से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले बाकी नेताओं में डॉक्टर हरि सिंह सारण, सांवर महल महरिया, जय सिंह, जयपाल सिंह और सोमेंद्र सिंह। इसके अलावा पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत, पूर्व आईपीएस अफसर भीम सिंह, छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी में शामिल हो गए। भाटी बाड़मेर से आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चाहे वो मेरा मेयर का कार्यकाल हो, चाहे वो पार्टी के प्रति मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी और पूरी भावना के साथ पार्टी के समर्पण के साथ जो है काम किया है। लेकिन मैंने लगातार ये महसूस किया कि जो कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा, पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ समर्पण के साथ उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा होती है, उनका कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है। लगातार जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष के नेताओं को केवल आगे बढ़ाने का, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और काम किया जाता है। और ऐसे में हमारा जो यूं कहें कि जो आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का रहा, वो इतना कमजोर है कि वो सब कुछ अपने सामने देखता है, लेकिन कुछ एक्शन करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका मोरल डाउन होता है, वो काम नहीं कर पाते हैं, पार्टी की मजबूती नहीं होती और ऐसी पार्टी की दिशा भी तय नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि मुझे उस मजबूत नेतृत्व के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हैं और देश को भी विश्व के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, उसके साथ मुझे काम करना चाहिए। और अब जिस सर्वे से हमने इस शो की शुरुआत की थी, उसी सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। उस सर्वे के अगले जो कुछ और सवाल हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखे थे, वो सवाल और उनके रिजल्ट अब आपके सामने रखते हैं। हमारा अगला सवाल था मध्य प्रदेश की जनता से कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव जिताऊ स्टार प्रचारक आप किसे मानते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन था नरेंद्र मोदी। 52.37% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में 18.75% वोट पड़े हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इस बार इंदौर 1 विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया है, उन्हें 1.56% लोगों ने अपना समर्थन दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि दिमनी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में 5.46% वोट पड़े हैं, जबकि 21% लोगों ने इस मामले में अपनी कोई भी राय नहीं दी है। यानी कि चुनाव तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टार प्रचारक के तौर पर लोग अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देख रहे हैं। अगला सवाल जो हमने रखा लोगों के सामने वो ये था कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा है, क्या इसका फायदा होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? तो जो 4.4% लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि हाँ इसका फायदा होगा, जबकि 38% लोगों ने ये कहा है कि नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने कई सांसदों को, कई केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी के चुनाव में उतार दिया है। यही सवाल हमने लोगों के सामने रखा था और एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये इस पर अपनी राय नहीं देना चाहता। यानी कि अगर मोटे तौर पर हम देखें तो लोगों को ये लगता है कि ये जो एक दांव खेला गया है, पॉलिटिकल दांव बीजेपी का, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। खैर, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है, उनकी मौजूदगी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, ऐसा माना जाता है। तो इन तमाम सवालों के बीच क्या संभावनाएं बीजेपी के लिए बन रही हैं? क्या बीजेपी इस बार वापसी करने में कामयाब रहेगी? उनका प्रभाव बीजेपी को कितना ज्यादा और वोट दिला पाएगा? इन तमाम सवालों पर और मध्य प्रदेश में बीजेपी की संभावनाओं पर मनोज मनु ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात की है। देखिए खास इंटरव्यू। तो मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद एक सुनामी आई। सुनामी आने के पीछे का कारण वही है कि सबने कहा सड़क पर उतर जाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब सड़क पर उतर गए।
पलटा हो गया, सरकार बदल गई, अब सरकार बीजेपी की है। 2023 का विधानसभा चुनाव और एक बार फिर से चुनाव में तमाम दिग्गज उतर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा चुनाव में 2018 का विधानसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव दोनों मायने में देखा जाए तो अलग क्यों? मैं मानता हूं कि 2018 के चुनाव में ये विचारधारा थी कि एक परिवर्तन हो, दूसरे को मौका दिया जाए जिनको 15 साल से नहीं देखा। जब जनता ने वो मौका दिया, कांग्रेस ने उसका बंटाधार कर दिया। 15 महीने में जो इन्होंने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को दोबारा गड्ढे में डालने का कार्य किया, तो जनता ने पहचान लिया कि वो ये वही 1993 से 2003 की कांग्रेस है। और जब कहा जाता है कि सबको देखा बारंबार, हमको देखो एक बार, अब जब इनको देख लिया एक बार नहीं लेकिन बारंबार, अब जनता इनको माफ नहीं करने वाली। सबकी नजर चंबल संभाग की 34 सीटों पर है, क्योंकि पिछली बार चंबल संभाग की 34 सीटों में से अगर 27-28 सीटें मिली थी तो उसमें सिंधिया परिवार का कहें या आपका विशेष योगदान लोग बताते थे कि भाई उनके प्रभाव के कारण मिली है। इस बार अब आप बीजेपी में हैं, एक चर्चा चल रही है, चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुश नहीं है। एक स्लोगन कांग्रेस के लोग चलाते हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, जिसके कारण कहीं ना कहीं विचारधारा का टकराव है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? ये नारा वो चला रहे थे जब तक पिछले कई दिनों में पावर ऑफ अटर्नी कांग्रेस, कपड़ा फाड़ो कांग्रेस, पुतला दहन कांग्रेस, मन मिटाव की कांग्रेस, घर बैठ जाओ कांग्रेस, यही हमको देखने को मिल रहा है। और जो दो सीनियर लीडर हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, एक दूसरे के ऊपर व्यंग और तीर कमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही सोचता हूं कि अगर ये हाल विपक्ष में रहकर इन दोनों का है और कांग्रेस का है, तो भगवान ना करे अगर सरकार में आएंगे तो मेरे मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल कर देंगे। आपको लगता है कि सरकार में आएंगे तो वही लूट खसोट का दौर शुरू हो जाएगा? लेकिन आप ऐसे सोचते क्यों हैं? सरकार में नहीं आने वाले। मुझे पूर्ण रूप से 100% नहीं 200% मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता दोबारा वो भूल नहीं करने वाली। 100% 3 दिसंबर को आप देखेंगे स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद की वजह से। पहली बार मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं बीजेपी में, इसके पहले ये नहीं हुए थे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कई सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। आपका भी जिक्र सुन रहे थे कि आपका भी नाम कहीं पर विधानसभा में था, लेकिन वो खंडन मैंने इस बात का कर दिया था क्योंकि पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व से मेरे पास सूचना आई थी कि नहीं, उनको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या चुनाव उठाना है और चुनाव उठ ही नहीं रहा है? चुनाव तो उठ गया है, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको। युद्ध और चुनाव रणनीति के तहत पे लड़ी जानी चाहिए। इस बार अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि अपने जो किले हैं उनकी से रक्षा करो, कांग्रेस के किलों को भेदो। इसलिए अगर आप देखो कि जो पहली 2 सूची निकली थी 29 की और 42 की, वो हमारे मजबूत सीटों की सूची नहीं निकली थी, वो उन सीटों की सूची थी जो हम 2 बार या 3 बार हारे।
हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि जो सीट हम 2 बार या 3 बार आ रहे हैं वहाँ सांसद या केंद्र मंत्री को उतारा गया है, क्योंकि हमारे मजबूत सीट हमारे पाले में होने चाहिए। कांग्रेस के मजबूत सीट भी हमारे पाले में होने चाहिए। तो जो कांग्रेस समझ रही थी कि वो सीट उनके मजबूत हैं, अब वो मजबूत नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी वहां उतर गए। जो रणनीति हमने अपनाई है उसके तहत मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसी आपकी कैसी रणनीति है कि जो 7-8 सांसद आपने उतारे थे उनमें से एक आध सांसद को छोड़ के सबके सब अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं, देखिए निकल ही नहीं पा रहे? नहीं, ये सही नहीं है। मेरी कल कैलाश जी से बात हुई, पूरे मालवा का दौरा उन्होंने किया है। वो तो कह रहे थे मुझे जबरदस्ती फंसा दिया, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था। पूरा मालवा का दौरा कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी कल कोलारस आ रहे हैं। राकेश सिंह जी पूरे जबलपुर संभाग का दौरा कर रहे हैं। ये सही नहीं है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, चुनाव होता है मनोज, कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, और आपके जो चुनावी सभाएं हैं उन सभाओं में देख रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं, खासकर बूथ के कार्यकर्ताओं को, अभी जो सभा थी मैं देख रहा था कि आप कह रहे थे कि बूथ के कार्यकर्ता को कि जिसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आपको युद्ध लड़ने जा रहे हैं, किलेबंदी, घेरना, दुश्मन को पहचानना और किस तरीके से अपने टारगेट को फिक्स करना, ये किसी युद्ध से कम नहीं हो। खासकर आपके लिए तो ये ज़रूरी है आप बता सकें कि 2023 आपके लिए भी उतना महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी उतना महत्वपूर्ण। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और अगर मेरे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण चुनाव। और आप देख रहे हो जी जान मेहनत कर रहा हूँ मैं। एक एक कार्यकर्ता के सम्मेलन में 2.5 घंटे हमारे बीत रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता के साथ, एक एक कार्यकर्ता के टेबल पे मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता हमारी नींव है, कार्यकर्ता हमारी शक्ति है। अगर मेरा कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता उड़ जाए, पूर्ण रूप से अपने किले की अच्छी पैरवी करे, तो कोई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मैंने कभी इस तरह के शब्द नहीं सुने। मैंने कभी उनकी बहन के बारे में इस तरह के पब्लिकली नहीं कहते सुना, या किसी रिश्तेदार के बारे में या किसी भाई के बारे में पब्लिकली कहते नहीं सुना। लेकिन जब वो ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर की धरा पर, ग्वालियर की ज़मीन पर उतरते हैं, तो आपके कार्यक्रम में आपके बगल में बैठे हुए वो कहते हैं कि सिंधिया परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, और आपसे तो और करीबी रिश्ता है कि आप उनके दामाद हैं, गुजरात के दामाद हैं। देश के प्रधानमंत्री खासकर नरेंद्र मोदी जब इन शब्दों का प्रयोग करें, कैसा लगता है? मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। ऐसे लगनशील, लक्ष्य को धारण करने वाला व्यक्ति, एक ऐसे माँ भारती के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी नेतृत्व के साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। चंबल इस बार कितना महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वैसे तो बीजेपी खासकर विकास की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, परियोजनाओं की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में जाति एक कटु सत्य है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। खासकर चंबल में भी वही स्थिति है, और तब जबकि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है और चंबल में वो जातिगत समीकरण देखे जा रहे हैं, क्या मानते हैं इसको? देखिए, चाहे चंबल हो या ग्वालियर संभाग हो, ग्वालियर चंबल संभाग हो, हमारे 34 सीटें हैं। पिछले बार हमारे 7 सीट बीजेपी की आई थी, 26 सीट कांग्रेस की आई थी, 1 सीट बीएसपी की आई थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ 2020 में। उपचुनाव में हम 7 से 16 तक बढ़ गए। कांग्रेस 26 से 17 तक गिर गई। तो जितने 9 सीट कांग्रेस के थे, कांग्रेस हार गई 9 के 9 सीट। 28 उपचुनाव हुए, 28 उपचुनाव में से 19 सीट कांग्रेस हार गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी पिछले बार से बहुत अच्छे नतीजे इस बार आएंगे। फ्री की घोषणा जहाँ पर बीजेपी कर रही है, फ्री की घोषणाएं कांग्रेस भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कुछ घोषणाएं और कर दी है।
अंतर ये है कि हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम उसका क्रियान्वयन करके लोगों को उसका लाभ दिलवा रहे हैं। चुनाव के पहले कांग्रेस ने पिछले बार भी घोषणा की थी, आप भूल गए थे, हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, और अगर कर्जा माफ नहीं किया तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे। उसके बाद कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद कहा था अतिथि शिक्षकों का काम करेंगे। एक भी अपने वादे पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाए। वादा खिलाफी ही कांग्रेस का दूसरा नाम है। तो कांग्रेस की जो ये 5G की घोषणा है, 5 गारंटीज, अब तो 11 पता नहीं कितनी पहुंच गई, 11G, 12G, पहले इन्होंने 2G कर दिया था। कांग्रेस की असली पहचान ना 5G, ना 11G, ना 15G है। कांग्रेस की असली पहचान 2G है। और 2G में जो इन्होंने घोटाला किया था, वही घोटाला इन्होंने कांग्रेस ने अपने 15 महीनों के शासनकाल में किया, और आगे जाके ये 5G भी पूरा घोटाला ही बनेगा। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी की शासन ही आएगी। इस बार कितने के बाद मध्य प्रदेश? पूर्ण बहुमत। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कभी नंबर नहीं देता। मेरे 5 विधानसभा चुनाव हो गए, मैंने कभी नंबर नहीं दिया। आपको मैं आज बैठ कर कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% गारंटी नहीं, मैं गारंटी नहीं कहना चाहता, क्योंकि गारंटी तो कांग्रेस का शब्द है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो ये तमाम मुद्दों पर चर्चा की ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जान फूंक रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां मध्य प्रदेश में तेज हैं, ऐसे ही राजस्थान में भी इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि यहां पर भी चुनाव का ऐलान हुआ है 25 तारीख को। यहां पर भी वोट डाले जाने हैं। जनता के बीच पहुंच रहे हैं हम, जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता आमेर पहुंचे हैं, और आमेर की जनता क्या सोचती है, इस चुनाव को लेकर अपने मन में क्या सोच बनाई हुई है आमेर की जनता ने, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने। राजस्थान के चुनावी रण में इंडिया न्यूज लगातार आपको विधानसभा क्षेत्रों से, ग्राउंड जीरो से, जनता के मूड से अवगत करा रहा है। मगर इस समय हम आमेर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और एक चाय की थड़ी पर स्टे लिया चाय पीने के लिए, और हमने देखा कि यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो सियासी चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनसे ये चर्चा करना बेहद जरूरी है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस बार किस तरीके का जो लोग हैं वो विकास चाहते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे स्थानीय संवाददाता मुकेश का, इनसे जानेंगे कि किस तरीके की क्या गणित है आमेर विधानसभा क्षेत्र में। मुकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आमेर विधानसभा क्षेत्र है, किस तरीके की गणित है? अगर जातीय गणित की समझा जाए तो कौन से जो है कास्ट के वोटर्स ज़्यादा है, और कांग्रेस और बीजेपी को मद्देनजर रखते हुए देखें तो किसका रुख, जनता का किसकी और रुख ज़्यादा है? बिल्कुल, जातिगत जनगणना की अगर बात की जाए तो सभी जातियों के लोग यहाँ पे हैं, लेकिन जिसमें जाट भी है, माली भी है, और अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस का ज़्यादा बहुमत यहाँ रहता है। एक बार यहाँ पे निर्दलीय भी अदर पार्टी से भी यहाँ पे जीता हुआ है। लास्ट टाइम पे विधायक सतीश पूनिया जी यहाँ रहे थे, उन्होंने भी अच्छे बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल की थी। जाटों का बहुमत उनको अच्छा मिला था, लेकिन इस बार जो चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय का मुद्दा भी लगातार हो रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो तीसरी पार्टी है बसपा वगैरह का भी यहाँ पे इस बार ज़्यादा माहौल देखने को मिल रहा है। और बात की जाए सतीश पूनिया की, तो पिछले 5 साल में सतीश पूनिया ने लोगों के पीछे काम किया है, लेकिन इस बार सतीश पूनिया के सामने फिलहाल कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी को दावेदारी पेश नहीं की है, किसी को टिकट नहीं दिया गया। एक बार रोकना, 1 मिनट रुकना भाई। राजस्थान के चुनावी रण में किस पर इस बार, किस सीट पर, किस क्षेत्र में जनता का क्या रुख है, किसको इस बार जीत मिलेगी और किसको जमीनी हकीकत से जनता रूबरू करवाएगी। इंडिया न्यूज लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आपको जनता के मुंड से अवगत करवा रहा है। क्या जनता चाहती है, क्या जनता की मांगे हैं, इससे लगातार हम जनता की जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार हम जान रहे हैं। इस समय अभी आमेर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, चाय पीने के लिए एक
शॉप पर स्टे लिया और हमने देखा कि कुछ लोग चाय के साथ कह सकते हैं कि चाय पर चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा सियासी थी, राजनीति से जुड़ी हुई थी। जब हमने इनसे बात की तो सीधी हमने ये जानने की कोशिश करी कि सबसे पहले कि आमेर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, इस बार क्या विकास चाहता है आमेर विधानसभा। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करेंगे और इनकी भावनाएं जानेंगे कि किस तरीके से क्या जो है विकास कार्य हुए, किसे मौका मिलना चाहिए, क्या विकास कार्य नहीं हुए और किस तरीके का विकास ये विधानसभा के क्षेत्र के लोग चाहते हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? अविनाश सैनी। क्या लगता है आमेर विधानसभा क्षेत्र किस तरीके से विकसित हो रहा है? आमेर विधानसभा क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। जब से आदरणीय सतीश पूनिया जी यहाँ के विधायक बने हैं, उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस आमेर क्षेत्र में कराए हैं। और जो पानी के लिए पूरा आमेर तरसता था, जब बगरू और सांगानेर में भी बिशलपुर योजना नहीं आई थी, उस समय भी आदरणीय विधायक सतीश पूनिया जी ने प्रयास करके यहाँ पेयजल के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे, जिस लगभग 65 से 70% आबादी पानी से लाभान्वित हुई। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उन योजनाओं को इस सरकार ने बंद किया और आदरणीय विधायक सतीश पूनिया जी आज भी लगातार उस स्कीम के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे नाई की तड़ी क्षेत्र में भी लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए का बिशलपुर योजना का कार्य आज भी चल रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं। और अभी भी जो अमृत योजना है मोदी जी की, उस योजना के तहत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए आमेर के लिए सीवर लाइन के लिए मंजूर हुआ है, जिसका कार्य प्रगति पर और कार्य चल रहा है। मगर स्वच्छ भारत अभियान की बातें की जाती है, बीजेपी खुद कैंपेन करती है, हाथ में झाड़ू लिए जगह जगह झाड़ू लगाती है। हमने कुछ व्यापारियों से भी बात की और जो सैलानी है उनसे भी बात करी। शिकायत सिर्फ एक है कि गंदगी बहुत है। आमेर ऐसा क्षेत्र है कि अगर कोई जयपुर आता है तो आमेर जरूर घूमने आता है, फिर इस तरीके से गंदगी क्यों? ये विश्वविख्यात नगरी है। यहाँ आने वाला प्रत्येक पर्यटक आमेर शिला माता का मंदिर और महल, जयगढ़, नारगढ़ सभी देखने आते हैं। लेकिन जो सफाई की व्यवस्था का जिम्मा रहता है वो नगर निगम के द्वारा रहता है। लगातार कांग्रेस का बोर्ड रहा 3 साल से और उस बोर्ड को इस प्रकार से छिन्न भिन्न किया गया। इन्हीं की कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का बोर्ड रहा, कांग्रेस की मेयर रही, लेकिन आपसी लड़ाई और विधायकों का पूरा उसमें मंत्रियों का और विधायकों का पूरा उसमें इंटरफेयर रहा। इस वजह से इस निगम क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ी और जो सफाई समय पर नहीं हो पाती, कर्मचारी नहीं आ पाते, वो सब निगम का जो ढांचा था उसको पूर्ण रूप से अगर विखंडित किया तो कांग्रेस सरकार ने किया, कांग्रेस के बोर्ड ने किया। क्या भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार किसको मौका देगी आमेर की जनता? आमेर की जनता ही नहीं वरन राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री के कामों पे विश्वास करते हुए और उनके कामों के ऊपर जाते हुए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता मांगती कम है, मुख्यमंत्री देते ज़्यादा है। केवल और केवल उनकी बात पे और उनके चेहरे पे। और हमारे विधायक प्रत्याशी जो हैं, हमारे विधायक प्रत्याशी जो प्रशांत सदेव शर्मा हैं, 5 साल तक जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में काम आए। यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल रहा, सड़कें रही, बिजली रही, पानी रहा, सब पूरी व्यवस्था इन्होंने की है। इसलिए मगर आमेर से लगातार जो है देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस जीत हासिल कर रही थी, मगर नवीन पिलानिया ऐसा नाम जो आया और उसके बाद जो ये परंपरा थी उससे तोड़ दी गई। हाँ, वो जो भी परिस्थितियाँ रही हो वो अलग बात थी, लेकिन आज की स्थिति में यह है कि मुख्यमंत्री के कामों पे जाके और जो हमारे विधायक प्रत्याशी रहे प्रशांत सदेव शर्मा इतनी सारी योजनाएं लाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान ही नहीं और स्टेट भी हमारे मुख्यमंत्री की योजनाओं को मतलब उदाहरण स्वरूप लेते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी ये आपने बता दिया कि मुख्यमंत्री तो विकास कर रहे हैं, मगर अगर आपके क्षेत्र की बात करें, आपके जो विधायक की बात करें, वो कैसा विकास कर रहे हैं सतीश पूनिया? देखो जी, सतीश जी पूनिया जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में आमेर की सुध नहीं ली उन्होंने और इसलिए मतलब उनका नेगेटिव है, वो यहाँ से जीत रहे नहीं है। प्रत्याशी तो घोषित कर दिया उनको? हाँ, प्रत्याशी घोषित कर दिया साहब, जब तो नहीं जीत रहे हैं। आपने तो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं जीत। हाँ, नहीं जीत रहे साहब। ये कैसे आप कैसे? आमेर की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब आमेर की जनता कह रही है कि अब की बार नो थ्रू सतीश पूनिया? हाँ, बिल्कुल सही बात। दावे तो किए जा रहे हैं कि फिर से जीत हासिल? नहीं सर, ये मतलब कागजी है। वास्तविक स्थिति ये है कि वो नहीं जीत रहे। क्या विकास कार्यों में कमी रह गई क्या कि 5 सालों में सतीश पूनिया आए नहीं आप लोगों के बीच में, या फिर क्या जो आपकी मांगे थी, आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई? विकास कार्य जो हुए वो मुख्यमंत्री जी ने किए। क्या विकास हुआ? सैटेलाइट हॉस्पिटल हुआ, कन्या महाविद्यालय हुआ, सड़कें हुई, बिजली हुई, पानी हुआ, सब मावटा भर दिया।
पहले इससे पूर्व जो बारिश कम आई थी तो बिजलपुर से ही माउंटा भरा था, मुख्यमंत्री के आदेश के सही भरा था वो। पिछले 5 सालों में पूर्णिया का 1-2 कार्य तो रहे होंगे विकास के, या कुछ भी नहीं किया? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, 0 to 0। 0 to 0। चलिए सर, आपसे भी जान लेते हैं, आप बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे अब की बात।